Hi everyone, welcome to the DSA Brain Training Series, where you train your brain and crack any problem. इस सीरीज़ की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग, शार्प और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ये सीरीज़ आपकी कम्प्लीटली हेल्प करेगी। आज से हम इस सीरीज़ में बिल्कुल जीरो से DSA स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी बिगनर हो या कोई इंटरमीडिएट लेवल पे हो, कोई भी DSA ईज़िली, डीपली एंड क्लियरली समझ सके। माई सेल्फ शिवम साक्या। सो आज से हम DSA सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर नॉट हेयर फॉर मेमोराइज द सॉल्यूशन, वी आर हेयर फॉर बिल्ड आवर DSA माइंडसेट। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है एरे। सो व्हाट इज़ एरे? मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि 5 स्टूडेंट के मार्क्स आप स्टोर कर दो। तो आप कैसे करेंगे? आप 5 वेरिएबल बनाएंगे, फिर उनमें उनकी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। नाउ लेट्स सपोज कि आपको अब किसी ने बोल दिया कि 500 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करो, विच इज़ नॉट फिजिबल। और लेट्स सपोज 5000 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करो, विच इज़ ऑल्सो नॉट फिजिबल। सो हेयर एरे कम्स इन। हम क्या करेंगे? हम एक कंटेनर में सारा डेटा स्टोर कर देंगे और उस कंटेनर को एक नाम दे देंगे, लाइक मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स। इसी को हम एरे बोलते हैं। यही एरे होता है। मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास बहुत सारी कुकीज़ हैं, आपके पास बहुत सारे बिस्किट्स हैं। आप अब कुकीज़ और बिस्किट्स में छोड़िए, आपके पास पार्लेजी है, आपके पास टाइगर जो एक बिस्किट आता है वो है, और एक और गुड डे। आपके पास ये 4 बिस्किट हैं जिनकी क्वांटिटी 30, 40 या 50 के आसपास होगी, और इनकी टोटल क्वांटिटी अबव 200 है। मान लीजिए कुछ भी क्वांटिटी हो। अब ये ऐसी मैस पड़े हैं। तो अब कोई आके बोले कि मुझे सारे के सारे पार्लेजीज दे दो, मुझे सारे के सारे गुड डे बिस्किट दे दो, मुझे सारे के सारे कुकीज़ दे दो, मुझे कुछ भी दे दो। तो आप उन 200 चीज़ों में से सब कुछ, अब पार्लेजी अलग करोगे, फिर कुछ भी और अलग, गुड डे बिस्किट अलग करोगे, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने एक कंटेनर लिया, उसमें क्या किया? सारे पार्लेजी बिस्किट स्टोर कर दिए। उसमें आपने सारे पार्लेजी बिस्किट स्टोर कर दिए। फिर आपने एक और कंटेनर लिया, आपने उसमें सारे गुड डे बिस्किट स्टोर कर दिए। फिर आपने एक और कंटेनर लिया जिसमें आपने टाइगर बिस्किट सारे स्टोर कर दिए, और आपने उनको नाम दे दिया, उस कंटेनर पे नाम लिख दिया, उस बिस्किट का नेम। तो यहाँ आपने क्या किया? यहाँ आपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर यही तो है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। डेटा स्ट्रक्चर यही तो कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द डेटा दैट वी कैन वर्क इट एफिशिएंटली। तो एरे इज ऑल्सो एन डेटा स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने एक अलग अलग कंटेनर लिए, उसमें हमने अपना डेटा स्टोर कर दिया और उस पर नाम लिख दिया। यही एरे है। अब यही एरे है, सिंपल, बस, और कुछ नहीं है एरे में। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। एंड एरे इज एन डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ अ सेम डेटा टाइप इन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब एरे इज एन डेटा स्ट्रक्चर, एरे इज एन
के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर जो कि एक लाइन में नेक्स्ट टू ईच अदर, उसे हम लीनियर कहते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेट स्टोर्स मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे मल्टीपल बिस्किट्स ऑफ अ सेम डेटा टाइप। अब हमने उसमें उस वक्त हमने क्या किया था, हमने अलग अलग कंटेनर लिया था, लेकिन हर एक कंटेनर में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा था। एक कंटेनर में हमारे पास था सारे पार्ले जी बिस्किट, एक कंटेनर में हमारे पास था सारे टाइगर वाले, देन एक कंटेनर में हमारे पास सारी कुकीज़ थी। तो यही एरे कह रहा है कि इट स्टोर सेम डेटा टाइप इन अ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मतलब जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हम ऐसे स्टोर कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा कोई डेटा यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है, कोई है नहीं। अगर पहला हमारा पैकेट यहाँ पर है किसी भी बिस्किट का, तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ, देन सो ऑन, जब तक सारे ख़त्म नहीं हो जाते। ऐसे ही हम यहाँ डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, यही एरे है। यहाँ हमने क्या किया, ये हमारे पास एक पूरा कंटेनर है जिसमें हमने मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ये सब पार्ले जी हैं, अभी ये सब पार्ले जी हैं, पार्ले जी भी। ये कुकीज़ हैं, अगर दूसरा कंटेनर ले तो ये कुकीज़ हैं, कुकीज़ इन अ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इन अ कॉन्टिग्यूअस, एक मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब तक वो पूरा डेटा हमारा ख़त्म नहीं हो जाता। सिंपल यही एरे है और कुछ भी नहीं है एरे में। अब जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, लाइक ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हमने एक एक करके सारे डेटा स्टोर करे। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इन डेटा को एक नंबर पोजीशन दे देता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जब तक वो चलता रहेगा। कंप्यूटर का काम यही है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ने हर एलिमेंट या डेटा या पैकेट को एक नंबर दे दिया है, एक नंबर असाइन कर दिया है। इनको हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स की हेल्प से हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अब हमारा जो डेटा है एक कंटेनर में स्टोर है, एक कंटेनर में हमारा डेटा स्टोर है, उसके बेनिफिट्स हैं कि हम इस पे कोई भी ऑपरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हमें इनको अगर सम करना हो तो बहुत इजीली हम इन पे सम कर देते हैं। जैसे हम सबको यूजिंग लूप्स हम इन सबको प्लस कर देंगे, एडअप कर देंगे और इनका सम निकाल लेंगे। अगर हमें इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम इनको कंपेयर करके यूजिंग लूप हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सब डेटा को एक कंटेनर में स्टोर करने से हमारे ऑपरेशंस
बहुत ईजी हो जाते हैं, हम उन्हें बहुत सिंपल वे में हम उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, हम कुछ भी वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। एन एरे इज अ डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी ये यहाँ आएगा, linear data structure that stores multiple elements of an same data type in contiguous block of memory। एक कंटेनर है जिसमें हमने सिमिलर टाइप का डेटा लाके रख दिया और उस पे हमने नाम लिख दिया, कुछ भी नाम, जैसे बिस्किट है तो बिस्किट नाम लिख दिया, तो उस एरे का नाम क्या हो गया, बिस्किट। और उसे एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिग्यूस उसे हमने स्टोर कर दिया। अब हमें हमारा नेक्स्ट है, व्हाई डू वी इवन नीड एरेज। ये अभी हमने देखा कि हमें कैसे हम अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज वे में रख पा रहे थे और हमारा काम कितना आसान हो गया था। हमें ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है जिससे हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, क्योंकि जहाँ वो डेटा वो स्टोर हो रहा है कंप्यूटर उसमें एक नंबर पोजीशन असाइन करता है। अब वो क्या है, कैसे हम उसे यूज करते हैं, वो अब हम देखते हैं। इंडेक्सिंग, एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस बाय इंडेक्स, मींस जैसे हमारे पास एक एरे है 10 20 30 40 50, ये हमारे पास एक एरे है, मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। तो अगर मैं बोलता और मैं इस एरे का नाम दे देता हूँ एरे ARR, मैंने इस एरे का नाम दे दिया। अब अगर मुझे इसमें सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, सिंपल 30। थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, सिंपल 40। एंड फोर्थ एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, सिंपल 50। एरे की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप एरे से कोई भी डेटा, चाहे वो किसी भी इंडेक्स पे हो, चाहे वो एरे कितना भी बड़ा हो, वो कांस्टेंट टाइम में आपको लाके दे देता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने बोला कि मुझे एरे ऑफ 2, मतलब जो सेकेंड इंडेक्स पे जो डेटा जो वैल्यू प्रेजेंट है वो मुझे लाके दो, इसने प्रिंट कर दिया 30। अब इसको लाने में इसको कितना टाइम लगा, मैं बोलूँगा ओ बिग ऑफ 1 एट कांस्टेंट टाइम। अब आप बोल रहे हो कि मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा एरे, मतलब 10 लाख एलिमेंट्स हैं उसमें, 10 लाख वैल्यूज हैं, और उसमें अगर हम डेटा को हम अगर एक्सेस करेंगे, रैंडम एक्सेस फाइंड करेंगे, हाँ जी, उसमें भी ये एट अ कांस्टेंट टाइम ये आपको वैल्यू लाके दे देगा। अब वो कैसे लाके देता है, यूजिंग फॉर्मूला, वो आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी एलिमेंट जो कि किसी भी इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो चाहिए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। अब ये जो फॉर्मूला है ये प्रूव कर देगा कि एट अ कांस्टेंट टाइम हम कोई भी इंडेक्स पे जो उसकी वैल्यू है वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक एरे है 10 20 30 40 50 60 70 80।
इसको मैं इंडेक्स देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। जब भी हम एरे बनाते हैं तो कंप्यूटर हमको दो चीज़ देता है, एक बेस एड्रेस और दूसरा साइज ऑफ अ डेटा टाइप जो हमने उस एरे में स्टोर किया है। बेस एड्रेस साइज ऑफ अ डेटा टाइप। अब हमने इस एरे में इंटीजर्स स्टोर करे हैं और इन साइज ऑफ इंटीजर होता है 4 बाइट, तो साइज ऑफ इंटीजर तो हमारे पास आ गया 4। अब आप मान लीजिए बेस एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस होता है जीरोथ इंडेक्स का जो एड्रेस है उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है जीरोथ इंडेक्स पे जो उसका एड्रेस है उसे हम बेस इंडेक्स कहते हैं, बेस एड्रेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एड्रेस है, इसका हमने मान लिया x। सो अच्छा ठीक है, अब हमने इसको x मान लिया। अब मैंने आपको बोला था कि एरे डेटा को कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में स्टोर करता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये क्या होगा, 20 का एड्रेस क्या होगा, 20 का एड्रेस होगा x+1, 30 का x+2, देन x+3, x+4, x+5, x+6, x+7। क्या ये इनके एड्रेस होंगे? बिल्कुल होंगे। और वो कैसे होंगे वो हमने देख ही लिया। अब मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, मान लीजिए इसका एड्रेस मैंने ले लिया 100, तो अगले वाले का क्या होगा, 1001, 1001 नहीं, क्यों नहीं? अभी हमने देखा था साइज ऑफ इस डेटा टाइप, इस 10 का साइज क्या है, 4 बाइट। तो अब अगले एलिमेंट पे जाने के लिए हमें वो पूरा 4 बाइट क्रॉस करके फिर अगले पे जाना पड़ेगा ना। तो इसका क्या होगा 1004, इसका क्या होगा 1008, 1010 सॉरी 1012, 1016, 1020, 1024, 1028। वेरी सिंपल। आपको समझ आ गया एक चीज कि जब भी हम कोई एरे बनाते हैं, एरे वो कंप्यूटर हमें दो चीज देता है, हमें पूरा एड्रेस, हमें वो पूरा एरे नहीं देता, दो चीज देता है, सिर्फ बेस एड्रेस और साइज ऑफ अ डेटा टाइप जो हमने उस एरे में डेटा टाइप यूज किया है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी स्टोर इन दैट एरे। वो कुछ भी हो सकता है, इंट, स्ट्रिंग, डबल, लॉन्ग लॉन्ग, इट कैन बी एनीथिंग। अभी हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा था तो हमने उसके लिए देखा। अब ये जो बेस एड्रेस है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने कैसे कैलकुलेट किया एट अ कांस्टेंट टाइम। बेस एड्रेस हमारे पास क्या है 1000, 1000 प्लस आई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कंप्यूटर से बोला कि मुझे फोर्थ इंडेक्स, जो फोर्थ इंडेक्स है वहां पर जो वैल्यू है वो ला के दो। तो इसने क्या किया 4 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप 4, ये क्या हो गया 1016। क्या यहाँ का एड्रेस 1016 है? यस। जहां पर वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसने कंप्यूटर ने वहां का एड्रेस आपको ला के दे दिया। अब उस एड्रेस की हेल्प से आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोला सिक्स्थ एलिमेंट का ला के दो, 1000 प्लस सिक्स्थ एलिमेंट का इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप 4, इट इज 1024, 1024। ये उस इंडेक्स का
एड्रेस लाके आपको दे देगा, फिर आप उसकी हेल्प से इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग। एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट क्यों करते हैं, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं। उसका बहुत सिंपल आंसर है कि हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट रखना चाहते हैं, इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, वरना हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम 1 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5। इस केस में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला अब ये हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस i-1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलिए हम इससे भी निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास अगेन सेम चीज है। अब हमने क्या किया, इसको 1 से स्टार्ट किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपने बोला मुझे थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, मुझे वो निकाल के दो। तो बेस इंडेक्स हमारा क्या है, 1 0 0 0 प्लस आई क्या है हमारा 3 माइनस 1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप 4। 1 0 0 0 प्लस 2 इंटू 4 विच इज 1 0 0 8। थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, 1008। थर्ड इंडेक्स का एड्रेस 1008। हम एक और निकाल के देख लेते हैं कि सिक्स्थ, चलो वो की बार लास्ट एलिमेंट निकालते हैं, 8th। बेस एड्रेस 1000 प्लस 8th माइनस 1 इंटू 4। 1000 प्लस 7 इंटू 4 1028। 1028 सिंपल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेशन बढ़ गया जो कि है ये सब्ट्रैक्शन वाला i-1। अब हमारे पास, जैसे हमने पहले भी बोला था कि हमारे पास बहुत बड़ा एरे हुआ, तो वहाँ पर कैलकुलेशन जो बहुत टाइम लेगी, इसलिए हमने अपनी कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट और कम टाइम में निकालने के लिए ऑप्टिमाइज्ड वे में, इसलिए हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। वरना आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 1 से करोगे तो फॉर्मूला आप याद रखना कि ये बस एक ऑपरेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। अगली चीज़ है हमारे पास एरे का सिंटैक्स, कि हम एरे का सिंटैक्स क्या है। बहुत सिंपल है, पहले डेटा टाइप, फिर एरे नेम, फिर साइज। डेटा टाइप इट कैन बी इंट, फ्लोट, डबल और लॉन्ग, एंड इट कैन बी एनीथिंग, बूलियन, इट कैन बी एनीथिंग। देन एरे नेम भी आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपने कुछ भी, जैसे हम एरे नेम अभी के लिए रख देते हैं DSA सीरीज, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, साइज ऑफ एरे, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड। दिस इज द सिंपल सिंटेक्स ऑफ एन एरे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 5। हम इस एरे में इंटीजर स्टोर करेंगे जिसका साइज क्या होगा 5। हम 5 इंटीजर इस एरे में स्टोर करेंगे। सिंपल, जैसे हमने देखा भी, इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट, ये साइज 5 इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। सिंपल। नेक्स्ट थिंग इज एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे बहुत जगह सुनोगे। जब आप कोड करोगे आप कई जगह सुनोगे, अभी हमने बस एरे डिक्लेयर किया, बाद में इसे इनिशियलाइज कर देंगे। सो इसे देख लेते हैं। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपने अमेज़न से ऑर्डर किया था कि 6 कंटेनर मैंने मंगाए और 5 जो कि आपने सारे बिस्किट भरने में वो उसको सारे बिस्किट भर के उनको रख दिया। लेकिन अब क्या हुआ, आपके पास अभी भी 1 कंटेनर बाकी है। तो आपने सोचा कि यार मैं हैप्पी हैप्पी बिस्किट लेके आऊँगा। हाँ जी, हैप्पी हो जाइए अब। आप हैप्पी हैप्पी बिस्किट लेके आऊँगा मैं। तो मैंने क्या किया, उस कंटेनर पे हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिख के और उसे रख दिया। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बाद में हैप्पी हैप्पी बिस्किट लेके आऊँगा और यहाँ मैं उसे स्टोर करूँगा। सेम थिंग होती है डिक्लेरेशन, कि हम यहाँ वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, हम बस यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर देते हैं। एरे और एरे का साइज हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं और कुछ नहीं है। जैसे इंट मार्क्स इज इक्वल टू 5, हमने यहाँ एक मार्क्स नाम का एरे डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर हम बाद में जाके 5 इंटीजर स्टोर करेंगे। सिंपल। वी आर टेलिंग द कंपाइलर एन एरे एग्जिस्ट, वी आर ओनली अनाउंसिंग इट्स नेम एंड साइज, वी आर नॉट गिविंग द एक्चुअल वैल्यू येट। अभी तक हम यहाँ इस स्टेज पे हम उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसका साइज ये है। बाद में जाके जब जैसे कई बार होता है कि कोई और फंक्शन से रिजल्ट हमें स्टोर कराना है अपने एरे में, तो क्या किया हमने, एरे डिक्लेयर कर दिया पहले ही। अब जब बाद में जाके वो फंक्शन बाद में चलेगा, तो जब भी वो फंक्शन चले, जब भी वो आउटपुट आए, बाद में जाके वहाँ पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। जब उस फंक्शन से रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, तो वही सेम चीज़। और इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, आप हैप्पी हैप्पी बिस्किट लेके आ गए और आपने कंटेनर में डाल दिया। सिंपल। जैसे मीन्स वी आर असाइनिंग वैल्यू टू द एरे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। इंट मार्क्स 10 20 30 40 50, आपने वैल्यू असाइन कर दी। इनिशियलाइजिंग, here we are declaring the array and also fill it with values। यहाँ हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर भी किया, एरे को डिक्लेयर भी किया और साथ ही साथ हमने वैल्यू भी असाइन कर दी। दैट्स इट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एरे मेमोरी में स्टोर कहाँ और कैसे होता है, ये हम एरे को बना तो देते हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि एरे हम मेमोरी में कहाँ स्टोर करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे, और एरे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है और फिर हम उसे एक्सेस कैसे करते हैं। ये सब हमें पीछे वाली चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको मेमोरी स्ट्रक्चर बताऊं, उससे पहले मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल्स ही उसमें सब कुछ, सारा रोल ही इन्हीं का ही है। सो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल से एक कंटेनर है, उसमें आपने कोई वैल्यू लाके रख दी और उस पर नाम कर दी। जैसे मेरा पेन है, मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने इसको इसमें रख दिया और मैंने इस पर एक स्टिकर लगा दिया पेन। अगर अब मुझे पेन ढूंढना हो तो मैं देख लूँगा, हाँ भाई इसके अंदर मेरा पेन रखा हुआ है। सिंपल। सेम थिंग वेरिएबल भी वही है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख दी। जैसे इंट, पहले हम बताएंगे कि हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ वैल्यू वी स्टोर। लाइक हम कोई इंटीजर स्टोर कर रहे हैं या कोई डेसिमल या फ्लोट या स्ट्रिंग या कुछ भी हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ स्टोर करता हूँ इंट, सॉरी, मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ इंट, मैं एक इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ और मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया अभी के लिए ए, और मैं क्या कर रहा हूँ 10। ये एक वेरिएबल हो गया। क्या क्या था, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, देन वैल्यू। दिस इज बेसिक सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल। जैसे अगर मुझे स्ट्रिंग करना हो, स्ट्रिंग
इसका नाम दे दिया मैं नेम, और इसमें मैंने स्टोर कर दिया अपना नाम शिवम। सिंपल। सो हमारे पास फोर टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले आता है हमारे पास लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और एनी ब्लॉक, करली ब्रेसेस मीन्स हम किसी भी फंक्शन, जैसे हमारे पास void एक फंक्शन है, void हमारे पास एक फंक्शन है, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो लोकल वेरिएबल होगा, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। बस यही होता है हमारा लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल की जो लाइफ है वो कितनी है, मतलब वो एग्जिस्ट कब तक करता है? क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, डिस्ट्रॉय व्हेन द फंक्शन एंड्स। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हुआ, x नाम का कोई वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू है 10, उसको वैल्यू 10 असाइन की गई। जैसे ही ये वाला ब्रेसेस आया मतलब फंक्शन एंड्स, तो जो भी यहाँ वेरिएबल बना होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कौन एक्स, क्या एक्स, एक बार फंक्शन खत्म, जो भी उसको वैल्यू थी, जो भी उस वैल्यू पे चेंजेस भी होंगे वो सब खत्म, सब कुछ डिस्ट्रॉय। तो क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉय व्हेन फंक्शन एंड्स। स्कोप क्या रहता है इसका? स्कोप ओनली इनसाइड फंक्शन एंड एनी ब्लॉक, एनी कर्ली ब्रेसेस मींस एनी ब्रेसेस। ये जो आपके कर्ली ब्रेसेस आते हैं इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। स्टोर इन स्टैक सेगमेंट ऑफ अ मेमोरी। आप अभी के लिए बस इसे याद रखो, हम अभी आगे जाके देखेंगे मेमोरी लेआउट में, सब क्लियर हो जाएगा ये आपको। और इसकी अगर आप इसे सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं, आप इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है। वाई यूज इट टेम्पररी स्टोरेज यूजिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन। हमें हम फंक्शन में कोई भी लॉजिक लिखते हैं, उस लॉजिक को लिखने के लिए हमें वेरिएबल्स की हेल्प होती है, तो उसी टाइम उसी फंक्शंस के अंदर ही वो वेरिएबल एप्लीकेबल, उसी फंक्शन के अंदर ही वो एप्लीकेबल होते हैं, उन्हीं फंक्शन के अंदर ही वो हेल्प करते हैं। जैसे ही वो फंक्शन खत्म हो जाता है टेम्पररी, तो वो वेरिएबल भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन। फंक्शन एग्जीक्यूशन जैसे जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ वेरिएबल क्रिएटेड, वेरिएबल बना, जैसे फंक्शन एंड वेरिएबल खत्म। जैसे वॉइड फंक्शन जैसे ये यहाँ वेरिएबल x एक बना जिसको 10 वैल्यू असाइन हुई, प्रिंट 10 हुआ, जैसे ही ये वाला ब्रेसेस आया मतलब फंक्शन एंड, तो कौन 10, क्या 10, क्या था भाई 10, कोई था भी 10, ऐसा। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल। अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन। जैसे आपके पास एक फाइल है, आपके फाइल में 8 से 10 फंक्शन है। अब उन फंक्शन में जैसे आपको पासवर्ड की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग पासवर्ड, और उसको एक पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, उसको एक पासवर्ड नाम की एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब उसी पासवर्ड वेरिएबल को आप उन 10 फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे है, ना कि आप उन 10 फंक्शंस में 10 अलग-अलग वेरिएबल बनाओ और सेम काइंड ऑफ वैल्यू वहाँ पर स्टोर करो। ये क्या हो गया, ये हमारा एक जो प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा, ये उसको डिसओबे कर रहा है। दैट्स व्हाई ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो सभी फंक्शंस के बाहर होते हैं और उन्हें हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं विद इन दैट फाइल ओनली, विद इन दैट फाइल। एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनी फंक्शन विद इन सेम फाइल। स्टोर इन डेटा सेगमेंट, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। हाँ, अब
पहले वाले लोकल वेरिएबल को अगर हम उसको सिर्फ डिक्लेयर करते, इनिशियलाइज नहीं करते थे, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती थी गार्बेज। यहाँ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0, ना कोई गार्बेज वैल्यू नहीं, 0। व्हाई यूज़ इट? शेयर डेटा बिटवीन मल्टीपल फाइल्स। एक फाइल्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक कई सारे फंक्शंस हैं एक फाइल में और उनको सेम काइंड ऑफ डेटा चाहिए। तो हम ये ना करें कि हम अलग-अलग वही उन फंक्शंस में वेरिएबल बनाएँ जो कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल को डिसओबे करेगा। इससे बढ़िया हम क्या करें, एक ग्लोबल वेरिएबल बना दें सबसे ऊपर और उन्हें सब फाइल्स में एक्सेस कर लें। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास 2 फंक्शन है। ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, इंट g इज इक्वल टू 5। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब हमने फंक्शन 1 में क्या किया, प्रिंट g किया। यहाँ ये एक्सेसिबल है, यहाँ क्या आ जाएगा 5, ये प्रिंट कर देगा 5। देन क्या हुआ, वॉइड फंक्शन 2 g इज इक्वल टू 20। यहाँ इसने g की वैल्यू चेंज कर दी है, तो अब g की वैल्यू हो जाएगी 20। बस यही था ग्लोबल वेरिएबल। अब हमारे पास आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल। अ स्टैटिक वेरिएबल विद द स्टैटिक कीवर्ड। मैं आपको चलो छोड़ो, वो तो गया। मुझे एक चीज़ याद आई अभी, बता ही देता हूँ। लोकल वेरिएबल का एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा याद आया अभी, कि जैसे आपके घर का वाईफाई है। आप जैसे अपने घर से बाहर जाते हो तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब वो एप्लीकेबल कहाँ है, वो वाईफाई कनेक्ट कहाँ हो रहा है, सिर्फ आपके घर में कनेक्ट हो रहा है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सेम लोकल वेरिएबल है कि जैसे ही वो इस 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, इन कर्ली ब्रेसेस से बाहर जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो एग्जिस्ट सिर्फ इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में करेगा। ये मुझे एकदम से याद आया, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, हम थे स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल वो होता है, अब वेरिएबल डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड। अब जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स कैसे होते थे हमारे पास, नॉर्मल वेरिएबल हमारे पास होते थे जैसे इंट a इज इक्वल टू 10। स्टैटिक वेरिएबल्स वो होता है जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाओ। अगर हम यहाँ स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे, स्टैटिक इंट a इज 10, ये होता है स्टैटिक वेरिएबल। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल वेरिएबल कैन बी लोकल, ग्लोबल। ये हो गया हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल। अब मेन थिंग, ये स्टैटिक कीवर्ड लगाने से आखिरकार होता क्या है। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी लोकल वेरिएबल को, फिर से देखते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, डिस्ट्रॉय व्हेन द फंक्शन एंड्स। अब इसे हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ 2 फंक्शन है हमारे पास, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। अब हम इसमें देखते हैं, काउंटर 1 क्या कर रहा है, जैसे ही काउंटर 1 कॉल हो रहा है तो उसमें एक काउंट नाम का वेरिएबल बन रहा है, जिसको हमने वैल्यू पहले से इनिशियलाइज कर रखा है 0। फिर क्या होता है, उसमें इंक्रीमेंट होता है, मतलब काउंट प्लस प्लस, फिर प्रिंट हो जाएगा। काउंटर 2 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड है, मतलब ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक वेरिएबल है। और यहाँ जो वेरिएबल था वो था लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर है और एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल।
और ये है स्टैटिक वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में डिफरेंस अभी हम देखेंगे। जैसे ये इंट मेन काउंट 1 जैसे स्टार्ट हुआ, काउंट 0, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ एक काउंट बना जो कि था 0 पहले, अब हुआ काउंट प्लस प्लस तो 0 से क्या हुआ 1, देन प्रिंट काउंट तो इसने क्या कर दिया 1, देन अगेन सेम थिंग काउंट 1, हमारे पास काउंट था 2, हमारे पास सॉरी काउंट था यहाँ 1 है, देन काउंट प्लस प्लस तो 2, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी ये पढ़ा जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस आएगा, तो जो भी उसके अंदर वेरिएबल्स थे, जो भी वहाँ लॉजिक लगा था, जो भी वहाँ ऑपरेशंस हुए थे, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर ये जैसे ये प्रिंट 1 हुआ, ये प्रिंट 1 हो गया तो सब डिस्ट्रॉय। अब इसके खत्म होने के बाद ये नहीं जानता कौन काउंट वेरिएबल कोई था भी, कभी वो इंक्रीमेंट भी हुआ था, कभी वो प्रिंट भी हुआ था। अब जैसे ही ये दोबारा कॉल हुआ तो इसने देखा हाँ अब मैं फिर से एक काउंट वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू हमने क्या करी 0 असाइन करी, फिर काउंटर वेरिएबल प्लस प्लस 1 प्लस एंड देन प्रिंट 1, अगेन सेम थिंग 1 1 1। अभी क्या हुआ तीनों टाइम सेम थिंग हुई हमारे पास। हम जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ हमारा हमारा वेरिएबल बना, फिर वो इंक्रीमेंट हुआ, फिर वो प्रिंट हुआ। अब स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार बनता है, ओनली वंस। स्टार्टिंग में जब फंक्शन कॉल होता है स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है और वो एंटायर प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो एग्जिस्ट करता है। अब हम इसे देखते हैं। काउंटर टू स्टैटिक इन काउंट 0, जैसे अब यहाँ पर एक ही बार बनेगा, सबसे पहले बन गया इंट काउंट है 0, अब ये बन चुका है प्लस प्लस प्रिंट 1। स्टैटिक वेरिएबल का एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ऑपरेशंस जो उसकी वैल्यू चेंज हुई है, जो वेरिएबल में जो भी ऑपरेशंस के बाद जो वैल्यू चेंज हुई है वो उसे याद रखता है अमंग मैनी फंक्शन कॉल्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्टैटिक वेरिएबल हमेशा अपनी जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है जो चेंज हुई है, मॉडिफाई हुई है आफ्टर एनी ऑपरेशन, वो हमेशा उसे याद रखता है बिटवीन फंक्शन कॉल्स। 1, अब ये 1 को याद रखेगा। नाउ स्टैटिक इन काउंट इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार वेरिएबल बनाता है, तो मतलब ये नहीं बनाएगा, ये एक ही बार इनिशियलाइज होगा जो कि हो चुका है। अब क्या करेगा काउंटर प्लस प्लस तो इसको 2 कर देगा 2, देन अगेन इनिशियलाइज एक ही बार होता है जो कि हो चुका है, काउंटर प्लस प्लस जो कि 3, प्रिंट काउंट 3। तो यहाँ क्या डिफरेंस हमने देखा कि हमारा जो लोकल वेरिएबल था उसमें क्या हुआ कि हम काउंटर फंक्शन जैसे जैसे हम कॉल कर रहे थे वो वेरिएबल बना रहा था, जैसे वो फंक्शन एंड वो सब डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स थे वो क्या कर रहा था बिटवीन फंक्शन कॉल्स, वो अपनी वैल्यू को याद रख रहे थे, जो भी ऑपरेशन होने के बाद जो भी उनमें मॉडिफाई वैल्यू जो भी नई आई रिजल्ट आया वो उन्हें हमेशा याद रख रहा था बिटवीन सारी फंक्शन कॉल में। नॉर्मल लोकल वेरिएबल वुड रीसेट टू 0 ऑन एवरी कॉल बट स्टैटिक रिमेंबर्स। यही है, यही डिफरेंस है, बस यही एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है स्टैटिक और लोकल वेरिएबल में। अब हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। एलोकेट द डेटा सेगमेंट, एलोकेट द वेरिएबल इन द डेटा सेगमेंट, ये हम अभी आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी।
स्टैटिक वेरिएबल में भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक लोकल वेरिएबल, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। इनसाइड अ फंक्शन बट परसिस्ट एग्जिस्ट इवन आफ्टर फंक्शन एंड्स। इनसाइड अ फंक्शन, इनसाइड अगर वो इनसाइड अ फंक्शन है, अगर वो फंक्शन के इनसाइड है, जैसे ये, सॉरी, इसके अंदर है, तो वो बिटवीन फंक्शन कॉल जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे याद रखते हैं, उसे हमेशा याद रखते हैं। इसको हम कहते हैं परसिस्ट एग्जिस्ट, परसिस्ट इवन आफ्टर फंक्शन एंड। फंक्शन एंड होने के बाद भी वो वैल्यू एग्जिस्ट रहती है। ये नहीं कि ये जैसे स्टैट लोकल वेरिएबल में ये होता है, जैसे ही हाँ, लोकल वेरिएबल में ये होता है, जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, वेरिएबल बना, तो उसे एक मेमोरी एलोकेट हुई, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वो मेमोरी वहाँ से फ्री हो जाती है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में ये नहीं होता है। स्टैटिक वेरिएबल में जैसे ही पहला फंक्शन कॉल हुआ तो उसे एक मेमोरी दी गई, उसे एक मेमोरी एलोकेट हुई, तो जैसे ही वो फंक्शन खत्म हुआ वो मेमोरी वहाँ से फ्री नहीं होगी, वो मेमोरी वहीं पर रहेगी। और जब वो कब तक रहेगी, जब तक प्रोग्राम हमारा पूरा एंड नहीं हो जाता। जैसे ही हमने देखा इस लाइन के बाद, हमारी इस लाइन के बाद वो भी भूल जाएगा कि स्टैटिक ये यहाँ भी कोई कुछ था, ये भी कुछ था। लेकिन जब तक ये नहीं आता, जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, जब तक ये अपनी वैल्यूज रिमेंबर, अपनी वैल्यूज को याद रखता है, रिमेंबर करके रखता है कि यहाँ 1 था, हाँ भाई लास्ट टाइम यहाँ 1 इंक्रीमेंट हुआ था, लास्ट टाइम अब यहाँ 2 हो चुका था, मुझे 2 के बाद इस पे फर्दर ऑपरेशन करने हैं। तो यही स्टैटिक वैल्यू, यही स्टैटिक लोकल वेरिएबल होता है। स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल आपको पता ही है कि सारे फंक्शंस के बाहर विद इन अ फाइल हम बस क्या कर देंगे, वहाँ स्टैटिक कर देंगे। इसके साथ भी सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। And then static local variable inside a function that persists even after function ends. Lifetime entire program runs. Scope depends. If inside function scope is local to function but value is remember वैल्यू इज रिमेंबर बिटवीन फंक्शन कॉल, कब तक, जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। इफ़ आउटसाइड अ फंक्शन स्कोप इज फाइल ओनली, अगर इफ आउटसाइड है फंक्शन के तो क्या हुआ, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल हुआ, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल हुआ। एंड इसकी भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होती है। अगर आपने कोई वैल्यू इस पर इनिशलाइज नहीं करी है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0। ना हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन कॉल, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वेरिएबल क्रिएट होगा, बनेगा, उसको मेमोरी एलोकेट होगी, जैसे ही फंक्शन रिटर्न, जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ से जो मेमोरी है वो फ्री हो जाती है। बट स्टैटिक में ये नहीं होता, इट इज़ क्रिएटेड ओनली वंस, पहले फंक्शन कॉल में ही वो मेमोरी वहाँ पर एलोकेट हो जाती है, वेरिएबल बन जाता है और अलाइव फॉर द एंटायर प्रोग्राम, अलाइव फॉर द एंटायर प्रोग्राम, और वो एंटायर प्रोग्राम में अलाइव रहता है। That's why static variable persist stay in memory even after the function ends। भले ही वो फंक्शन ख़त्म हो जाए लेकिन जो वो वैल्यू है अभी भी मेमोरी में है। स्टैटिक वेरिएबल रिमेंबर द लास्ट अपडेटेड वैल्यू। स्टैटिक वेरिएबल इज़ इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। जब हमारा पहला फंक्शन कॉल था, ये वाला फंक्शन कॉल, इस पे क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ, इस फंक्शन कॉल में स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, उसे मेमोरी एलोकेट होगी, फिर उसके बाद तो वो क्या करता रहा, अपनी वैल्यू है जो भी ऑपरेशन उस पर लगते गए, जैसे यहाँ इंक्रीमेंट होता रहा तो वो बस अपनी अपडेटेड वैल्यू को स्टोर करता रहा और कुछ नहीं। और ये कब तक करता रहेगा, जब तक वो प्रोग्राम चलेगा। देन अब हमारे पास आ जाता है डायनेमिक वेरिएबल। अ वेरिएबल क्रिएटेड एट रन टाइम नॉट फिक्स एट कंपाइल टाइम। डायनेमिक वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम कंपाइल टाइम पे नहीं बनाते, उन्हें हम रन टाइम पे बनाते हैं। एग्जिस्ट अनटिल यू एक्सप्लिसिटली फ्री और डिलीट इट, मतलब हमें उन्हें मैनुअली डिलीट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड फ्री
और डिलीट। स्टोर इन हीप सेगमेंट ऑफ मेमोरी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। व्हेन यूज इट फॉर फ्लेक्सिबल मेमोरी यूजेस। स्टे साइज नॉट नोन एज कंपाइल टाइम। ये डायनेमिक वेरिएबल है, इसको मैं आगे जाके हीप सेगमेंट में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप बस अब इतना ही याद रखिए, डायनेमिक वेरिएबल ये होता है कि द वेरिएबल क्रिएटेड एट रन टाइम नॉट कंपाइल टाइम। हाँ, अब हम बैक टू अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। एरे मेमोरी में कहाँ और कैसे स्टोर होता है? When a program run, the OS load it in memory RAM। जब भी हम अपना जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, कोई भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे, तो वो क्या करता है, हमारा जो सिस्टम का ओएस होता है, चाहे लिनक्स का हो, ओएस का हो, सॉरी विंडो का हो या मैक का हो, तो उसका जो ओएस है उस प्रोग्राम को रैम में लोड करता है। फिर वो फर्दर डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड हीप सेगमेंट। अब इन्हें हम देखते हैं वन बाय वन। व्हाट इज कोड सेगमेंट? जो भी आपने वीएस कोड में जो भी आपका कोड था, उस कोड को हम उस कोड का जो बाइनरी कोड होता है, जो मशीन कोड होता है, वो हमारा कोड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। कोड का कंपाइल्ड कोड प्रेजेंट होता है कोड सेगमेंट में। Store the compile machine instruction means 0 and 1 in binary format. Sorry. It store the compiled machine instruction 0 and 1. This is read only memory. You can't modify the code while running. All functions and instructions are here। जो भी आपका कोड था, जो जितने भी फंक्शंस, मेथड, जितने भी वेरिएबल्स थे, उसका क्या करता है कंपाइलर, उसको बाइनरी फॉर्मेट में, जो मशीन कोड होता है, जो मशीन समझती है, जो लैंग्वेज 0 और 1, उसमें कन्वर्ट करके कोड सेगमेंट में स्टोर कर देता है। इट डज नॉट कंटेन द टेक्स्ट यू रोट इन आईडीई। जैसे आप अपने वीएस कोड या कुछ भी ले लीजिए, सबलाइम या कुछ भी ले लीजिए, इट कंटेन्स द कंपाइल्ड बाइनरी इंस्ट्रक्शन। अब क्या करता है, आपने उस कोड में कोई लॉजिक लिखा है, कि कोई एल्गो लिखी है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे काम करेगा, ऐसे हमारा कोड काम करेगा, तो सीपीयू कोड सेगमेंट से ही वो इंस्ट्रक्शन सारी फेच करता है वन बाय वन। जो जो भी आपने वहाँ पर लिखा हुआ है, सीपीयू यहाँ से फेच करता है कि अब मुझे क्या करना है। हमारा कोड सेगमेंट में बस इतना था। फिर आता है हमारा डेटा सेगमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये क्या है, मेमोरी लेआउट है, मेमोरी लेआउट स्ट्रक्चर है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इन डेटा सेगमेंट हम क्या करते हैं, स्टोर ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। जो कि हम पढ़ चुके हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो फंक्शन के बाहर होते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो स्टैटिक कीवर्ड, जिन वेरिएबल के आके हमारा स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट एंड अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। अब उनको हम एक करके देखते हैं। पहला जाता है हमारे पास इनिशियलाइज डेटा वेरिएबल। इसमें क्या होता है, इट स्टोर द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल विच आर इनिशियलाइज्ड। इट स्टोर इनिशियलाइज्ड सॉरी it store initialized ये यहाँ आएगा, स्टोर इनिशियलाइज ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। जो कि इनिशियलाइज हमें पता ही है, ग्लोबल वेरिएबल्स हमें पता ही है, स्टैटिक वेरिएबल्स हमें पता ही है। जैसे ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, इंट x इज इक्वल टू 5। ये क्या है, सब फंक्शन से बाहर है। और ये एक स्टैटिक है। क्यों ये स्टैटिक है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है, तो ये स्टैटिक है। अब सेकंड आता है हमारे पास अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट।
अब इसमें क्या होता है, स्टोर ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या है, हमने बस डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, लेकिन उनमें कोई भी वैल्यू अभी तक असाइन नहीं करी है, तो वो क्या हो गए, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। और ये चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। अब स्टैटिक और जो ग्लोबल है, इनका लाइफ टाइम आपको पता ही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये हमेशा क्या है, एग्जिस्ट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, साइड डिसाइड एट कंपाइल टाइम। जब हम कोड लिख रहे होते हैं, जब भी हम उनका साइड डिसाइड कर देते हैं, जैसे 5 10 जो भी साइज है, हम उस वहीं पर डिसाइड कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट, अब स्टैक सेगमेंट क्या होता है, स्टैक सेगमेंट में हम लोकल वेरिएबल्स रखते हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है कि जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब वो फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तब वो वेरिएबल बनता है, उसकी मेमोरी एलोकेट होती है, और जैसे ही वो फंक्शन खत्म होता है, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसकी वैल्यू और उसकी मेमोरी फ्री हो जाती है। उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। स्टोर फंक्शन कॉल्स इंफॉर्मेशन लाइक जैसे रिटर्न एड्रेसेस एंड पैरामीटर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे आपके पास एक ये फंक्शन है इंट सम नाम का एक फंक्शन है, जिसमें इंट ए इंट बी रिटर्न ए इंट सॉरी हम तो सम कर रहे हैं प्लस बी। अब इसमें जो इंट ए और इंट बी, इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स, जो कि हम ले रहे हैं, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ये है पैरामीटर्स इंट ए इंट बी। तो जो ये पैरामीटर्स हैं, ये स्टोर होते हैं स्टैक सेगमेंट में, और जो ये रिटर्न रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी, तो जो इनका एड्रेस है वो यहाँ स्टोर होगा स्टैक सेगमेंट में। तो स्टैक सेगमेंट में ये दो चीजें स्टोर होती हैं। अब लोकल वेरिएबल का लाइफ आपको पता है क्या होती है, कि जैसे ही वो फंक्शन स्टार्ट हुआ और जैसे ही वो फंक्शन खत्म हुआ, बस उतनी उसकी लाइफ रहती है। जैसे मैंने आपको लोकल वेरिएबल के लिए एक एग्जांपल बताया था, घर का वाईफाई। तो लाइफ टाइम वही टेम्पररी ड्यूरिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन, मेमोरी इज क्रिएटेड व्हेन फंक्शन स्टार्ट, डिस्ट्रॉय व्हेन फंक्शन एंड्स। जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसको मेमोरी दी गई, मेमोरी एलोकेट करी गई, जैसे ही फंक्शन वो खत्म हुआ, तो वहां से मेमोरी फ्री हो गई, वेरिएबल डिस्ट्रॉय। वेरी सिंपल। एंड द स्टैक साइज इज लिमिटेड। स्टैक साइज क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड रहता है। स्टैक साइज डिपेंड करता है हमारा ओएस के ऊपर। जैसे डिफरेंट ओएस है, हमारा मैक का ओएस है, हमारा लाइनक्स का ओएस है, या फिर विंडो का ओएस है, इन सब पे डिपेंड करता है। यूजुअली उसका जो साइज है वो 1 to 8 MB रहते हैं। अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हमने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज है 1 0 0 0 0 0 और उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर्स। तो हम इसका साइज कैलकुलेट करते हैं, तो 4 × 1 0 0 0 0 0 जो भी है, ये 10 लाख आई थिंक। तो इसका साइज होगा नियरली अबाउट 4 MB। अब मान लीजिए आपका जो स्टैक साइज है वो 2 MB का हो या 3 MB का हो, तो यहाँ क्या केस आ जाएगा, यहाँ ये हो गया कि जैसे एक छोटा सा कंटेनर है, ये एक इतना छोटा सा कंटेनर है, और इसमें ये बुक मैं स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इस केस को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। इसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, कि भाई जितना उसका साइज है उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2 MB का स्टैक है और उसमें हम 4 MB का एरे स्टोर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आउट ऑफ बाउंड वाला कंडीशन आ गई, जिसे हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। तो अब हम क्या करें कि भाई हमें तो एरे स्टोर करना ही है, और यार ये तो मैंने 4 MB का बताया, और एरे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, यहाँ एंट्री होती है डायनेमिक एलोकेशन, मतलब डायनेमिक एरे की, जो मैंने आपको बताया था कि मैं हीप सेगमेंट में आपको वो करूंगा, इसके बाद हीप ही आता है। तो अब आएगा डायनेमिक एलोकेशन। तो अब हम देखेंगे क्या होता है ये डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक एरे, ये सब। हीप सेगमेंट, इट स्टोर्स डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी। इसका मैं आपको इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ। हाँ,
जैसे हमारे पास ये है, हम डायनेमिक जो डायनेमिक एरे है उसका सिंटेक्स आपको मैं बता रहा हूँ। सिंपल डेटा टाइप एरे नेम, लेकिन डायनेमिक एरे को हम क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड, फिर इंट ये साइज ऑफ एरे। एक चीज और, पॉइंटर, ये स्टार लगने से ये अभी तक क्या था, ये अभी तक क्या था, ये एरे, ये अभी तक क्या था, ये अभी तक था एक वेरिएबल, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें स्टार लगाया तो अब ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? पॉइंटर वेरिएबल वो होता है जो एड्रेस स्टोर करता है अनदर वेरिएबल का। अभी के लिए आप इतना अभी के लिए आप इतना ही जानिए, क्योंकि इस पॉइंटर और पॉइंटर वेरिएबल को हम अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। ट्रूली वहाँ हम उसको वहाँ ट्रूली मास्टर कर रहे होंगे, डोंट वरी। तो ये हमारे पास एक एरे है, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हमने अपना डायनेमिक एरे बनाया जो कि साइज 5 है। अब ये देखते हैं कैसे काम करता है। अब हमारे पास अभी हमने देखा स्टैक, ये स्टैक है, ये है हीप, ये है हमारे पास स्टैक, ये है हमारे पास हीप। अब यहाँ कैसे मेमोरी एलोकेट हो रही है? जो हमारा नाम है, जो इस एरे का नाम है, ये एरे जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, ये स्टोर होता है स्टैक में, और जो एक्चुअल एरे जो होता है ना, वो स्टोर होता है हमारा हीप में। जैसे एरे हमारा कितने का था, 1 0 0 0 0 0, इसको हमने स्टोर कर दिया हीप में। और हीप जो कि स्टैक से बहुत बहुत बड़ा होता है, यहाँ हम कितने भी बड़े एरे रख सकते हैं। यहाँ हमें साइज की कोई टेंशन नहीं, हम कितने बड़े एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो डायनेमिक एरे में बस यही होता है कि जो एरे का जो नाम होता है, जो पॉइंटर होता है, उसे हम रखते हैं स्टैक में, और जो एक्चुअल एरे होता है वो प्रेजेंट रहता है हीप में। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों तो अलग अलग है, तो अगर हमें इन एरे को अगर हमें एक्सेस करना होगा तो हम कैसे करेंगे? ये एरे मैंने आपको बताया था पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंट करेगा उस एरे को, ये पॉइंट कर रहा है उस एरे को, ये पॉइंट कर रहा है इस एरे को। सो अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हम इसकी हेल्प से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब वो मैं उतने डीप में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा कि ये पॉइंटर, वो हम अगले वीडियो में देख रहे होंगे। अभी के लिए आप यही समझिए कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है डायनेमिक एरे की। डायनेमिक एरे हमने बनाया, हमने एक एरे बना दिया। अब ये जैसे ले लेते हैं एक इंट 1 2 3 4 5 6। सो ये जो एरे नेम है ये हमारा स्टोर होगा स्टैक में, और ये कितना साइज लेगा, बहुत छोटा, इन बाइट्स भी नहीं, बिट्स कह सकते हैं। और ये हीप में तो साइज की कोई दिक्कत है नहीं, तो इसमें हम कितना भी बड़ा एरे रख सकते हैं। और हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉइंट कर रहा होगा उस एरे को, तो हम इस एरे के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक एरे। स्टोर डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी यूजिंग मैलोक और न्यू। मैलोक हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, और न्यू हम यूज करते हैं C++ में, जो भी मैंने आपको करके दिखाया। मैनेज मैनुअली बाय प्रोग्रामर, यू मस्ट डिलीट इट। ये हम प्रोग्रामर जो होते हैं, आप जो प्रोग्रामर हो,
हम इसे मैनुअली मैनेज करते हैं, मैनुअली क्रिएट करते हैं और मैनुअली डिलीट करते हैं। इफ़ नॉट फ्रीड कॉज मेमोरी लीक, मतलब अगर हम इसे डिलीट या फ्री नहीं करेंगे तो इट कॉजेज मेमोरी लीक। अब ये मेमोरी लीक क्या होता है? अब आपने आज तक तो सुना होगा कि वाटर पाइपलाइन लीक, उसमें से पानी बह गया, लेकिन यहाँ मेमोरी लीक, क्या मेमोरी बह गई? नहीं, मेमोरी लीक का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया है, हमारा प्रोग्राम चल के पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन हमने इसकी डिलीट नहीं किया। तो ये क्या होगा उस केस में? ये अभी भी जो हमारी मेमोरी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करता रहेगा, वो यूज़ करता रहेगा। उससे क्या होगा? हमारा कंप्यूटर स्लो होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो रन हो गया है लेकिन ये मेमोरी अभी भी यूज़ कर रहा है। और होना क्या चाहिए था? एक बार प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो हमारी मेमोरी क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है, ताकि जो अगले प्रोग्राम्स हैं उनको हम चला सकें। लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है कि अभी हम इनको फ्री नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में ये हो रहा है कि ये अभी भी हमारे जो मेमोरी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहा है। तो उसी की वजह से हमारा क्या होगा? सिस्टम स्लो हो जाएगा। इसलिए बोला है, इसलिए इट कॉजेज मेमोरी लीक। इसलिए हमें वो फ्री और डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। और हम डिलीट और फ्री कैसे कर सकते हैं? यूजिंग दीज कीवर्ड, डिलीट एंड फ्री। एंड मच लार्जर देन स्टैक। और मैंने आपको बताया कि हीप में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कि इसका साइज़ क्या होगा, क्या यहाँ तो ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा। नहीं, हीप का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो आप यहाँ कितना भी बड़ा एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, इंट एरे न्यू इंट 5। यहाँ हमने 5 साइज़ का एक डायनेमिक एरे बनाया। इसमें एरे ऑफ 0 100, और फिर हमने बाद में इसे डिलीट कर दिया फ्री मैनुअली। लाइफ टाइम अंटिल यू फ्रीड एक्सप्लिसिटली, मतलब जब तक हम उसे मैनुअली डिलीट नहीं करेंगे वो जब वो प्रेजेंट रहेगा और वो मेमोरी यूज़ करता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसे मैनुअली डिलीट करना ज़रूरी है। स्लोअर देन स्टैक बिकॉज यू कंट्रोल एलोकेशन। अब स्टैक वाले केस में क्या होता था? स्टैक वाले केस में ये होता था कि भाई उसमें स्लोअर देन स्टैक बिकॉज यू कंट्रोल मेमोरी एलोकेशन। स्टैक वाले केस में क्या होता था? स्टैक वाले केस में कंप्यूटर अपने आप मेमोरी एलोकेट करता था और फ्री करता था। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हम खुद मैनुअली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और खुद मैनुअली फ्री कर रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है स्टैक के कंपैरिजन से। सो दिस इज ऑल अबाउट हीप। सो कंप्यूटर मेमोरी लेआउट में ये 4 सेगमेंट्स होते हैं। इन्हीं की हेल्प से हमें मेमोरी एलोकेट करी जाती है, फिर अपने आप फ्री हो जाती है। फॉर डायनेमिक हमें खुद करनी पड़ती है, और जो स्टैक में वो तो सब कंप्यूटर अपने आप हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास एरे क्रिएशन। आ जाता है हमारे पास स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे। अब स्टैटिक एरे क्या होता है? अब पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब आपने सोचा होगा स्टैटिक एरे मतलब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम स्टैटिक एरे बनाएंगे। नहीं, मैं आपको पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। टू डिफरेंट यूज ऑफ वर्ड स्टैटिक। एक होता है स्टैटिक साइज, एक होता है हमारे पास स्टैटिक स्टोरेज। स्टैटिक साइज का मतलब क्या होता है? कंपाइल टाइम फिक्स्ड। मतलब स्टैटिक साइज का मतलब ये होता है कंपाइल टाइम पे हम उसको हम साइज डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे हमने एक एरे का साइज डिक्लेयर किया 10 और 15 और 100, तो वो क्या हो गया? वो फिक्स साइज है। अब हम उसे इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उसी को हम कहते हैं स्टैटिक साइज एरे। द स्टैटिक एरे होल साइज इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम। जैसे आपने एक एरे है इंट एरे, आपने इसमें डाल दिया साइज, इसका कर दिया 100, तो आप इसमें 100 इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 100 से एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा कर, नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। और सेकंड आ जाता है हमारे पास स्टैटिक स्टोरेज, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, स्टैटिक कीवर्ड जिसको हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड से। दिस हैज स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। ये क्या होता है? स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कि बिटवीन फंक्शन कॉल वो अपनी वैल्यू को याद रखता है।
जो भी अपडेटेड वैल्यू है बिटवीन फंक्शन कॉल वो उसे याद रखता है फॉर एंटायर प्रोग्राम ड्यूरेशन। एंटायर प्रोग्राम जब तक वो प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक वो अपनी वैल्यू को याद रखेगा। स्टोर इन डेटा सेगमेंट, परसिस्ट एंटायर प्रोग्राम। स्टोर इन डेटा सेगमेंट ये अभी हमने देखा, एंड परसिस्ट एंटायर प्रोग्राम। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने स्टैटिक एरे पे। स्टैटिक एरे क्या है? स्टैटिक एरे सिंपल है, कंपाइल टाइम एलोकेशन, फिक्स साइज, वंस डिक्लेयर द साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज। एक बार अगर हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, एक किसी साइज किसी उसका साइज हमने डिक्लेयर कर दिया लाइक 50, तो अब हम उसमें 51 या 52 एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। हम एट मैक्स उस पर 50 एलिमेंट ही 50 इंटीजर्स ही हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एक एरे 2 है, जैसे ये है इंट एरे 2 5, अब हमने किया 10 20 30 40 50, अब इसमें हम 60 नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज ही 5 है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक एरे। द वेरिएबल एरे इज नॉट अ पॉइंटर, दिस इज अ this in this case it's a contiguous block of memory itself allocated inside the stack frame of the function main। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये एक स्टैटिक एरे है, तो स्टैटिक एरे मेमोरी में कहाँ पर जाएगा? मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे कहाँ जाता है? डायनेमिक एरे केस में क्या होता है कि जो एरे है, एरे नेम, वहाँ क्या होता है, वो वेरिएबल पॉइंटर होता है, वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल होता है, तो वो होता है हमारे स्टैक में स्टोर, और जो एक्चुअल एरे वो होता है हीप में स्टोर। तो इसने वही चीज बोली है कि हियर द वेरिएबल, जब हियर द वेरिएबल एरे इज नॉट अ पॉइंटर, यहाँ वो पॉइंटर नहीं है, तो यहाँ वो वेरिएबल का जो नेम है और जो एक्चुअल एरे है वो दोनों स्टैक में ही प्रेजेंट होंगे, वो हीप में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो स्टैटिक एरे प्रेजेंट इन स्टैक सेगमेंट, नॉट इन हीप। हीप में कौन होते हैं? डायनेमिक। ओके। मेमोरी अंटिल द फंक्शन एंड्स, और लाइफ टाइम की क्या है मेमोरी? ये मेमोरी में कब तक कहते हैं? जब तक वो फंक्शन खत्म नहीं हो जाता। यहाँ हम प्रोग्राम की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शन। जब तक वो फंक्शन, जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, वो एरे एलोकेट हुआ मेमोरी में, जैसे ही वो फंक्शन खत्म हुआ एरे गायब, सिंपल। फिर आ जाता है हमारा डायनेमिक एरे, जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एलोकेशन विद न्यू कीवर्ड। विद न्यू कीवर्ड सिंटेक्स मैंने आपको बताया ही है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इंट, हम पहले देते हैं डेटा टाइप, फिर एक पॉइंटर, एरे नेम इज इक्वल टू यूजिंग न्यू कीवर्ड, देन फिर अगेन डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, साइज, स्क्वायर ब्रैकेट एंड। ये सिंपल सिंटेक्स होता है हमें कोई भी डायनेमिक एरे इनिशियलाइज करने का। ये जो स्टार और एरे है, ये अब यहाँ पर नॉर्मल एरे, ये यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये है पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? पॉइंटर वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है। सो इंट डेटा टाइप, हमारा पॉइंटर वेरिएबल, न्यू, एंड हमारा साइज। अब ये हीप में, सॉरी, हमारा मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? ये स्टैक हो गया, ये हमारा हीप हो गया। स्टैक, ये हीप, ये जो एरे है, पॉइंटर नेम है, वो यहाँ स्टैक में स्टोर होगा, जो एक्चुअल एरे है वो हमारा हीप में स्टोर होगा। और ये जो हमारा एरे वेरिएबल नेम है, जो एरे है वो पॉइंट करेगा हमारे एक्चुअल एरे को, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ओके। साइज फिक्स्ड एट रन टाइम, इस पे ये कंपाइल टाइम पे साइज फिक्स नहीं होता। जैसे
हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब क्या हुआ, आपने इनपुट लिया यूज़र से कि हमें अपने एरे का साइज़ क्या रखना है। इनपुट ने हमारा जो यूज़र है, आपने साइज़ बोला कि साइज़ आप रख लो 80। आपने 80 टाइप किया, एंटर किया, तो रन टाइम एट द टाइम ऑफ रन टाइम you declare the size. Here array is just a pointer variable stored in a stack just like int x. ये सेम चीज बोल रहा है कि एरे इज जस्ट अ पॉइंटर वेरिएबल। ये जो एरे है हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो कि कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में। बट द एक्चुअल 50 इंटीजर्स आर एलोकेटेड इन द हीप बिकॉज ऑफ न्यू। और ये क्यों होता है यूज, क्योंकि हमने यूज किया है न्यू। न्यू हम क्यों यूज करते हैं, फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एरे स्टैक पॉइंट्स टू ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, हीप में। लाइफ टाइम until you free delete it manually। जब तक हम मैनुअली उसे फ्री या डिलीट ना कर दें तब तक वो हमारी मेमोरी में प्रेजेंट रहता है, वो हमारी मेमोरी रिसोर्स को यूज़ करता रहता है। अगर हम उसे डिलीट ना करें और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया तो इट कॉजेस मेमोरी लीक, तो वो फिर भी हमारी मेमोरी को यूज़ करता रहेगा। सो हमारा डायनेमिक एरे गिव्स रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये डायनेमिक एरे क्या करता है, हमें देता है रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम रन टाइम पे इसका साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। एट द जैसे आप कोड लिख रहे हैं तो आपको नहीं पता कि भाई एरे का साइज क्या रहना चाहिए, तो आपने क्या किया कि एट अ रन टाइम की कोड जब चल रहा है जब आपको पता लगा कि हाँ भाई इसका साइज ये रहना चाहिए, तो आपने एट अ रन टाइम इसका साइज डिक्लेयर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक एरे। हमने डायनेमिक एरे देखा, स्टैटिक एरे देखा, तो प्रॉब्लम क्या थी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि भाई चलो अगर हम कंपाइल टाइम पे नहीं, एट द टाइम जब हम कोड लिख रहे हैं तब हम साइज ना कर सकें तो कोई बात नहीं, हम डायनेमिक एरे का यूज़ करके हम रन टाइम पे साइज डिक्लेयर कर देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार आपने उसका साइज डिक्लेयर कर दिया, मानो आपने साइज डिक्लेयर कर दिया 50, अब क्या हुआ, आपको बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार मुझे तो इसमें 70 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो we cannot modify the size of an array। we can't decrease, we can't increase। like आपने 1000 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या हुआ, आपने सिर्फ 5 एलिमेंट्स उसमें स्टोर करे, बाकी के जो 995 जो मेमोरी ब्लॉक्स थे वो तो वेस्ट हो गए, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और बाकी के ये जो 995 मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो तो वेस्ट हो गए। यहाँ क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ना हम एरे का साइज डिक्रीज कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने बोल दिया कि मेरा एरे 100 साइज का है लेकिन मुझे 200 एलिमेंट्स उसमें स्टोर करने हैं, तो ना आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यही मेन प्रॉब्लम है एरे में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है वेक्टर। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना साइज ऑफ एरे। हम एरे का साइज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक एरे है 10 20 30 40 50। अब हम इस एरे में क्या स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर, और साइज ऑफ इंटीजर क्या होता है, 4। तो हम साइज ऑफ एरे निकालेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। ये क्या करेगा, साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, ये साइज ऑफ एक कीवर्ड है जो कि हमें साइज लाके देगा इस पूरी एरे की, इस पूरी एरे की। तो इस एरे की साइज क्या है, ये कितना ले रहा है, 4, ये 4, ये 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो 4 इंटू 5 विच इज 20, और डिवाइड बाय साइज ऑफ जीरोथ इंडेक्स ऑफ एरे, वो क्या है, जीरो इंडेक्स क्या है 10, उसका साइज क्या है 4 बाइट 4। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 5, क्या साइज 5 है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम साइज निकालते हैं एरे का, कि साइज ऑफ होल एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ
कोई भी एलिमेंट ले लो, अब चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 4 ले लो। 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाँ भई अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो उसमें एक एलिमेंट तो है जो कि है 0, अगर एम्प्टी है तो 0 ही, तो साइज़ 0 ही है। लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि एरे में कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, क्या पता एरे में एक ही एलिमेंट है जो कि 0, 1 पे कोई हो ही ना। इसलिए हम सेफ असाइड एरे ऑफ 0th इंडेक्स ले रहे हैं, साइज़ ऑफ 0th इंडेक्स ले रहे हैं और साइज़ ऑफ होल एरे जो कि आपका साइज़ लाके दे देगा। और एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि हम एरे में ट्रेवर्स कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक एरे है 10, 20, 30, 40, 50, अब हम इसमें ट्रेवर्स कैसे करेंगे। ट्रेवर्स करने का मतलब होता है कि हम एक एक एलिमेंट पे हम कैसे जाएंगे। जैसे मुझे ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हो तो उसका वेरी इजी वे है एक फॉर लूप। फॉर लूप आप जानते ही होंगे, यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप से हम कैसे करेंगे, फॉर लूप का आप सिंटेक्स तो जानते ही होंगे, वो मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ पर। कि हमारे पास i इज इक्वल टू 0 हमने पहले इनिशियलाइज किया, फिर हमने एक कंडीशन लिख दी i प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे सी आउट करते रहेंगे, सॉरी हम इसको सूडो कोड लेके चलते हैं, प्रिंट करते रहेंगे i को, एरे ऑफ i को। ये क्या है हमारा, ये हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर अपना एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जो कि इंट टाइप का है। फिर हमने एक कंडीशन लिख दी कि ये कब तक वैलिड रहेगा, जब तक i लेस देन n। अब n कैसे निकालेंगे, n हमको पता ही है हम कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ 0th इंडेक्स। यहाँ से n आ गया, n हमारे पास आ गया 5, और इंडेक्स हमारी कहाँ से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 0 के लिए चलेगा। और यहाँ हमने क्या कर दिया कि हम अपडेट करते रहे कि हर लूप पे वो कितना अपडेट होगा। सो अभी हमारा i है वो है 0, अब वो चेक करेगा क्या i n से कम है, 0 लेस देन 5, यस ट्रू, तो वो चलेगा। उसने कर दिया 10 प्रिंट, देन अब वो फिर आया, उसने क्या किया अपडेट किया अपने आप को। अब मैंने यहाँ क्या किया i प्लस प्लस, ये i प्लस प्लस ये क्या है, ये है पॉइंटर अरिथमेटिक। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम पॉइंटर्स को देख रहे होंगे, वेक्टर्स को देख रहे होंगे, अच्छे से इसको डीप में देखेंगे कि इसके पीछे क्या है। अब हमने किया i प्लस प्लस, i प्लस प्लस में क्या हुआ, i हो गया हमारा 1, तो अब 1 देखेंगे हम, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ वो छोटा है, वो फिर से चलेगा। इसने क्या किया एरे ऑफ i, एरे ऑफ 1 को प्रिंट कर दिया जो कि है 20, 10, 20, फिर उसने i प्लस प्लस किया। अब क्या हो गया, i हो गया हमारा 3, 2 सॉरी, i हो गया हमारा 2। उसने फिर कंडीशन चेक करी, क्या हमारा 2 5 से छोटा है, हाँ, तो फिर इसने क्या किया एरे ऑफ 2 प्रिंट कर दिया विच इज 30। अब इसने फिर अपने आप को अपडेट कर लिया, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। अब हो गया हमारा i3, i क्या अभी हमारा 5 से छोटा है 3, हाँ छोटा है। उसने क्या किया एरे ऑफ i को प्रिंट कर दिया विच इज एरे ऑफ i, एरे ऑफ 3 विच इज 40। देन उसने फिर इंक्रीमेंट किया विच इज अब गया 4, 4 कट जा भाई 4। अब क्या हुआ यहाँ पर, क्या 4 हमारा 5 से छोटा है, यस, तो वो फिर चलेगा। उसने क्या किया एरे ऑफ 4 को प्रिंट कर दिया विच इज 50। अब हमारा क्या हुआ, फिर से प्रिंट हुआ, फिर से अपडेट हुआ i प्लस प्लस विच हो गया 5। देखा 5 इज लेस देन 5, क्या ये ट्रू है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमने ये नहीं लिखा,
इक्वल टू नहीं लिखा, अगर वो इक्वल टू हमें लिखा होता तो हाई ही ट्रू है, नहीं 5 इक्वल टू है उसके, तो यहाँ ये फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन, तो ये लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा अपना पूरा एरे। इसलिए अब इसने क्या किया, ये एरे के एक एक एलिमेंट के पास गया, उसको प्रिंट किया, इसको ही हम बोलते हैं ट्रेवर्सल ऑफ एन एरे। ओके, आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली वीडियोस में 2 टॉपिक देख रहे होंगे, पॉइंटर और वेक्टर। फिर हम उसके बाद डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे क्वेश्चन पे।